नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद के बारे में जानकारी देंगे। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। साथ ही गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। कानूनी पैरवी में खर्च काफी होते हैं। अधिवक्ता की फीस, आवश्यक आदेशों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना है आदि। ये सब गरीब तबके के लोग वहन नहीं कर सकते। ऐसे में मुफ्त कानूनी सहायता जरूरी है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी पहलुओं की ज्यादा जानकारी हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी देंगे। अगर आपका मुफ्त कानून मदद मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 8377009636। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद की। हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगर आपका कोई सवाल है इस मसले से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल करके इसका जवाब ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोक अदालत में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? क्या वकील की जरूरत किस तरीके से ऐसे में पड़ती है? जायरा, देखो, तो प्रोग्राम की शुरुआत से पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जो आज का टॉपिक है जी, उसी की जो क्रम के अंदर आपका प्रोग्राम है, आप भी कहीं ना कहीं लोगों को जो कानूनी सहायता है, कानूनी जो जानकारी है वो उपलब्ध करा रहे हो। तो एपीएन के लिए एक बहुत ही बधाई का पात्र है वो कि लोगों तक कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक जो कानून की बात है वो पहुंच सके। जी बिल्कुल। अब जो आपका सवाल था, लोक अदालत जो होती है, जैसे एक तो परमानेंट लोक अदालत होती है और एक समय समय पर लोक अदालत। जो मसले कानून के अंदर जो कोर्टों के अंदर पेंडिंग होते हैं और अगर दोनों पार्टी चाहती हैं कि हमारा मसला जो है लोक अदालत में चला जाए, तो वो अपने संबंधित जो जो न्यायाधीश हैं, जो जज साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं वहां पर कि आप हमारे मैटर को लोक अदालत सुने। ऐसी स्थिति में लोक अदालत ये कोशिश करती है कि जितनी जल्दी, कई बार तो आपने सुना होगा जैसे ट्रैफिक की मेगा लोक अदालत लगती है जी, या मान लीजिए एमएससीटी की मेगा लोक अदालत लगती है, बिजली की मेगा लोक अदालत लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो न्याय व्यवस्था है वो कोशिश करती है कि लोक अदालत में बड़े पैमाने पर अधिकांश डिस्काउंट देकर जो भी एक आम नागरिक है उनके केसों को खत्म किया जा सके। और हर बार ऐसा होता भी है कि लाखों की संख्या में हम देखते हैं कि मसले जो हैं हल होते हैं। तो सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है, न्याय व्यवस्था की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि जितने भी जो हमारे जो मसले हैं वो हल हो रहे हैं। तो उसमें मैंने जैसे बताया आपको दो तरीके हैं। एक तो आप खुद एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक जहां आपको मसला चल रहा है वहां आप कंसर्न जज को बोल सकते हैं, तो वो आपको आपके मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफर कर देते हैं। जी जी। ऋषिपाल जी, इसके अलावा कानूनी मदद की अनुशंसा कौन करता है जिसके बाद प्रार्थी को कानूनी मदद मिलती है? देखिए, पहले तो कानून जैसे कहता है कि न्याय के समक्ष सब बराबर है, ये हमारी एक अलग व्यवस्था है। लेकिन न्याय की व्यवस्था को लेने के लिए, न्याय की जो प्रक्रिया है या उसको समझने के लिए या उस सहायता को लेने के लिए अब आज भी हमारे देश के अंदर बहुत इंटीरियर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, जनजाति हैं और SC ST हैं, महिलाएं हैं, बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश के अंदर, और इवन औद्योगिक कर्मचारी हैं। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी एक अच्छी जो कानूनी सहायता है उससे वंचित रह गया। ऐसी स्थिति में ही जो संविधान है उसके अंदर, जैसे आपने पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि 39A जो है उसको लाया गया, यानी राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो
जिसको आर्थिक कारण से किसी और कारण से उसको कानूनी सहायता मिलने में कमी रह जाए। तो अपने आप में इसके अलावा ये 304 सीआरपीसी प्रोविजन है कि वहां पर भी सेशंस कोर्ट्स के अंदर जो मुलजिम होता है, अगर उसके पास कोई वकील नहीं है तो कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है, कोर्ट पे जिम्मेदारी डाली गई है कि आप उससे पूछेंगे, वो कहता है कि मेरे पास वकील की व्यवस्था नहीं है, तो लीगल एड से जो है वहां पे ये एमिकस क्यूरे जो कोर्ट है, एमिकस क्यूरे भी कोर्ट अपॉइंट कर सकता है किसी व्यक्ति को, जरूरी नहीं लीगल एड से अपॉइंट करे। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कोई समक्ष कोई वकील वहां पे सामने है और एक अच्छा वकील सामने है और उस मुलजिम के पास कोई अच्छा वकील नहीं है, तो कोर्ट उसको भी नियुक्त कर सकता है। तो प्रोविजंस कई हैं जिसके अंदर कोशिश सरकार भी ये करती है और न्याय व्यवस्था भी ये करती है, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो कानून की जो सहायता है उसके लिए बिना उसका जो केस है हल हो। जी जी। वहीं कानूनी मदद में किन किन चीजों का समावेश होता है, मसलन जैसे कि कोर्ट फीस, वकील की फीस, दस्तावेजों का खर्च, ये सब? देखिए, कानून में एक तो जो सिविल केसेस होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, उनमें बहुत बड़ा कोर्ट फीस का बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी लैंड, अगर उसकी जमीन है या उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और ऐसे में वो कब्जे का अगर दावा डालता है तो कब्जे के दावे की वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसका जमीन जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर ली है लेकिन उसके पास कोर्ट फीस देने को मीन्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाता है और जो कंसर्न एसडीएम की इंक्वायरी होती है उसके बाद अगर ये पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास सफिशिएंट प्रोविजन नहीं है पैसे देने के लिए, कोर्ट फीस देने के लिए, तो वो एग्जम्प्ट कर देता है। इसके अलावा जो है जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें एक वकील जो है, जो एडवोकेट्स है, उसकी अलग अलग फीस होती है, उसका अलग अलग 1000 भी होती है, 2000 भी होती है, 5000 भी है, 10,000 भी है, अलग अलग कोर्ट के हिसाब से अलग अलग। वो ज्यादातर जो प्राइवेट वकील होते हैं उनकी अपनी जो उनका अपना काम करने का तरीका है उसके हिसाब से कोर्ट फीस तय होती है। तो जब जो लीगल एड है, लीगल एड में अगर कोई व्यक्ति फौजदारी मामला है, पारिवारिक मामला है या सिविल मामला है, अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता, तो लीगल एड जो होता है, हर स्टेट में लीगल एड होता है, वहां से कुछ वकीलों का पैनल होता है, उस पैनल से कोर्ट जो है उनको सरकारी खर्चे के ऊपर वकील उपलब्ध कराता है, जो कि सारी जानकारी उसको देते हैं और सारा जो खर्च है उसके अंदर वो सारा का सारा लीगल एड खुद उठाता है। जी जी। इसके अलावा जो लोक अदालतें होती हैं उसकी कार्रवाई की जानकारी जानना चाहेंगे। राज्य से तालुका लेवल तक के किस तरह का तंत्र होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट की इसकी निगरानी करता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोक अदालत होती है, लोक अदालत लगती इसी पर्पज के लिए है कि जैसे मान लीजिए कोई मसले ऐसे होते हैं तो पैटी इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रैफिक का, कई बार बिजली की लोक अदालत लगती है, कई बार बैंक की लगती है, एमएसटी इश्यूज की लगती है। तो जो मसले जैसे और बहुत सारी केसेस के अंदर जिनके अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं, जिनके अंदर समझौता हो सकता है, वहां पर लोक अदालत लगती है और लोक अदालत में मसले जाते हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज होता है वो भी बिल्कुल समझो आप ऊपर कोर्ट की जो प्रोविजन से नीचे आके बैठते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। एक पंचायत का सा माहौल होता है कि कोशिश की जाती है दोनों पार्टी को समझाया जाए और मसले को हल किया जा सके। जी जी। इसके अलावा जो लोक अदालत के फैसले होते हैं, क्या अदालती फैसलों के ही बराबर होते हैं? क्या इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लोक अदालत के फैसले जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे अदालत के फैसले होते हैं उसी हिसाब से फैसले माने जाते हैं। आपको अगर कुछ चैलेंज करना होगा, उसकी लीगैलिटी में चैलेंज करना होगा, तो आपको अपील में वैसे ही जाओगे जैसे एक परंपरागत कोर्ट ने फैसला किया। जी जी। वहीं गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा है, उसने राज्य स्तर के ऊपर भी और तालुका स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी जो लीगल सर्विस की जो प्रशासन है वो कार्य करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एससी है, एसटी है, स्त्री हैं, बच्चे हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मजदूर है, और ऐसे व्यक्ति जिनकी जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जिनकी आय 1 लाख से कम है, तो ऐसे वर्ग जो किसी भी तरीके से कानून की सहायता को लेने से वंचित रह सकता है, या कैसे और भी कोई भी रीजन हो जिसके अंदर अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस व्यक्ति को कानूनी सहायता की आवश्यकता है और इसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट कंसर्न जो कि जज होते हैं वो, और अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट भी जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हर जिले के अंदर जो जिला अदालत होती है
हर जिला अदालत के आप जाएंगे तो वहां पर एक अलग से एक ऑफिस होता है, कोई व्यक्ति वहां डायरेक्ट जा सकता है, अपनी बात को बता सकता है, और वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, वो सेक्रेटरी भी कम से कम एक मैजिस्ट्रेट लेवल का व्यक्ति, जो जज होता है, उस व्यवस्था को सुनता है और उस व्यक्ति को सहायता देने की भरसक कोशिश करता है। उसकी तरफ अगर कोई एडवोकेट को अपॉइंट करना होता है तो अपॉइंट भी करता है। जी, जो वकील होते हैं जो प्रो बोनो या मुफ्त में सहायता करते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आखिर कैसे गरीब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, बहुत से अच्छे वकील भी होते हैं जो, जैसे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वहां पर भी क्या होती है कि पर डे की फिक्स जो फीस तय होती है, कहीं पर 500 रुपए होती है, कहीं पर 800 रुपए होती है, कहीं पर 1000 रुपए होती है। लेकिन ऐसे भी वकील होते हैं जो प्रो बोनो स्तर पर कार्य करते हैं, यानी वो किसी भी तरीके का कोई फीस नहीं लेते। कई बार जो जज महोदय होते हैं वो भी किसी व्यक्ति को, अगर उनको पता है कि व्यक्ति प्रो बोनो केस करते हैं, तो वो उनको भी नियुक्त कर देते हैं। तो वो प्रो बोनो का मतलब है कि उनसे कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज वो उनसे नहीं लेते। और प्रो बोनो केसेस तालुका स्तर से सुप्रीम कोर्ट तक होते हैं, जहां पर भी किसी व्यक्ति को, किसी वकील को लगता है कि वो किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तो प्रो बोनो स्तर के ऊपर बिना कोई चार्ज लिए उस कार्य को कर सकता है। जी जी। वहीं लोक अदालतों में हम देखते हैं जो संगठन की मौजूदा योजना में सबसे बड़ी कमी ये है कि लोक अदालतों की जो प्रणाली है मुख्य रूप से पार्टियों के बीच समझौते या समझौते पर आधारित होती है। अगर पक्ष किसी भी समझौते या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो मामला या तो कानून की अदालत में वापस कर दिया जाता है या पार्टियों को कानून की अदालत में उपाय करने की सलाह दी जाती है। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जायरा, लोक अदालत का तरीका जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पंचायत की तरह होता है। ये पूर्ण रूप से परंपरागत जो कानून होता है, परंपरागत कानून के साथ मान लीजिए कोई एमएससीटी का मैटर है जिसके अंदर क्लेम निर्धारित होना है, या बिजली का कोई मैटर है, तो जो कानून में प्रोविजन दे रखे हैं या जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ना करके लोक अदालत में जज ये कोशिश करता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और जिसे दोनों पार्टी को समझाया जा सके और जो उनका जो केस है, जो मसला है, वो हल हो सके। तो इसीलिए ये मसला जो है परंपरागत कोर्ट में जो मसले होते हैं वो पूर्ण रूप से वो सबूतों पे, साक्ष्यों पे आधारित होते हैं और गवाहों पे आधारित होते हैं। जबकि यहाँ पर गवाह और साक्ष्य की बात न करके दोनों पार्टी को सुना जाता है और कोशिश की जाती है एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें दोनों पार्टी रेडी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अधिकांश मामले जो होते हैं वो लोक अदालत एक समझौते के तौर पर निर्धारित करती है। जी जी। राज लीगल हेल्पलाइन में हम बात कर रहे हैं कि आप मुफ्त में किस तरह से कानूनी जो सलाह है वो ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जो गरीब लोग हैं इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। और ऋषिपाल जी हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि देश में किस तरह से जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद की अब मुहिम चलाई गई है। देखिए, जो नालसा है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जी, जब से इसका गठन हुआ है, जब से इस एक्ट का पारित हुआ है, तब से ये विशेष तौर पर एक मुहिम है कि जो भी एससी हैं, एससी एसटी या जनजातीय जो हिंसा में ग्रस्त लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी ऐसा वर्ग जिसको कानूनी सहायता मिलने में थोड़ी सी भी समस्या आ रही है, उसके अंदर कोशिश ये करती है सरकार कि उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब सरकार का मोटिव ये है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बिना कानूनी सहायता मिले उसका केस को निर्धारण ना हो। यानी कोई व्यक्ति कभी इस बात की शिकायत ना करे कि उसके पास कानून नहीं था, उसका वकील नहीं था अपना पक्ष रखने के लिए। कम से कम उसका वकील जो है उसका पक्ष को रखे, उसके बाद जो कोर्ट है वो निर्धारित करे। तो इस जो मुहिम के तहत हम देख रहे हैं कि तालुका से लेके और सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक जहां पर भी जो कानूनी सहायता मिल सकती है, उसका जो प्रोविजन हो सकता है वो सारी की जा रही है। इवन कि आप देखेंगे जो जिला अदालतों के अंदर विशेष तौर पर जहाँ पे वो एंट्री करते हैं, यहाँ पे उस एंट्री करने पर ही एक सामने एक कक्ष बना दिया गया है जहाँ जो जाति दिख जाता है, इसमें लिखा होता है कि मुफ्त कानूनी सलाह। तो ये बहुत बड़ी पहल है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है और उसको बिल्कुल प्रथम स्तर पर बताया जा सकता है। अगर उसके पास कोई मीन्स नहीं है तो वो जा सकता है और कानूनी सलाह ले सकता है। जी जी। वहीं इसके अलावा 1987 में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन किया गया। नालसा की क्या अवधारणा है और किस तरह से ये जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद देता है? देखिए जायरा, नालसा का जो गठन है, नालसा का गठन और 39A ये जो प्रोविजंस हैं हमारे जो संविधान में है, ये विशेष तौर पे इसी बात के प्रोविजंस हैं
और 304A CRPC का, इसीलिए कि इसमें किसी को जिम्मेदारी दी जाए और ये जो कार्य है ये केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज के ऊपर छोड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि इन सारे कार्यों को देखे। तो नालसा का काम ये होता है कि मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेके और ताल्लुका तक, इसके अलावा जितने प्रोविडेंस हैं और कोई भी ऐसी जो मुहिम है जहां पर की कानूनी आवश्यकता पड़ती है, और इवन जो पारिवारिक जो वो होते हैं, न्यायालय होते हैं, उसमें सहायता देना, उसमें काउंसलिंग करना, उसमें प्री लिटिगेशन करना। यानी ऋषिपाल जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मदन लाल जुड़ चुके हैं उड़ीसा से। मदन लाल जी, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मुझे ये पूछना है कि हम एक जमीन पे रह रहे हैं घर करके। जी जी, अभी उनको पैसे दे दिए थे, मगर जिनको पैसे दिए थे वो घर के तो बुजुर्ग थे, वो गुजर गए, तो उनको बच्चे लोग अभी है। जी। तो अभी हम जो पैसे दिए थे कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जी जी। तो अभी हम क्या करें? उस जगह पे तो घर करके हम रहते हैं, 30-32 साल हो गया। तो कल को उनका जो बच्चे लोग हैं, जब पार्टीशन होगा तो तब हम क्या करेंगे? जी ऋषिपाल जी, क्या सलाह आप इन्हें देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? जारा, जैसा मैं समझ पाया हूँ, ये बता रहे 25 साल से उस जमीन पे कब्जा इनका है। जी, कब्जा है क्या मदन लाल जी आपका उस जमीन पर? बोल के हम घर बना के है कब्जा। जी जी। देखिए, जो भी संपत्ति का विवाद होता है उसमें दो पहलू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एक कब्जे का अधिकार और दूसरा टाइटल का अधिकार। अगर टाइटल आपके पास नहीं है लेकिन कब्जा आपके पास है और 25 साल से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास एडवर्स पोजीशन का लॉ के तहत आपको यह अधिकार भी मिल जाता है कि आप उसके मालिक घोषित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि जिनसे आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, जिनको आपने पैसा दिया है और वो आज वो गुजर गए हैं, वो नहीं है, ऐसी स्थिति में डिक्लेरेशन का दावा आप अपना जो आपका निजी जो दीवानी न्यायालय है, आप डिक्लेरेशन के दावे को फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कागजी सबूत नहीं है लेकिन आप पर गवाह हैं, तो गवाह के तौर पर भी आप उन गवाहों को लाकर उस बात को साबित कर सकते हैं कि देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, ये संपत्ति मैंने परचेज करी, खरीदी थी और खरीदने के बाद जो है इसके ऊपर जो पैसा है वो मेरा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट जो है आपकी बात को समझे, क्योंकि 25 साल का आपका कब्जा जो है ये साबित कर रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक बहुत बड़ा हित जुड़ा हुआ है। तो आपको जो निजी जो दीवानी न्यायालय है, आपका जो सिविल कोर्ट जो है, आप सिविल कोर्ट में इसके दावे को डाल सकते हैं। बिल्कुल, मदन लाल जी को उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। आगे इस तरीके से वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ऋषिपाल जी, हम जैसे कि पहले बात कर रहे थे, नालसा को लेकर आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप पूरा कर सकते हैं। मैं देखिए बता रहा था जा रहा, नालसा के गठन के बाद से ही एक ये मुहिम चालू हो गई है। और अगर आप स्टूडियो से कहीं बाहर जाके एक बार को दिल्ली के अंदर भी आप कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंट्री करते हैं मेन कोर्ट रास्ते से, उस एंट्री के सामने ही जो है जो लीगल एड के ऑफिस को बनाने का प्रोविजन किया गया है कि आने वाले व्यक्ति को बिल्कुल आते ही ये दिखे कि हाँ मुफ्त कानूनी सलाह जो है दी जाती है। इसके अलावा केवल लिटिगेशन नहीं है, लिटिगेशन के अलावा अगर मान लीजिए पारिवारिक न्यायालय है, पारिवारिक न्यायालय के अंदर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को, मैं अपनी पत्नी से या किसी और से, मुझे प्री लिटिगेशन, मुझे काउंसलिंग मिलनी चाहिए, तो काउंसलिंग है, समझाना है, ये भी वहां पर वकील होते हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करती है, वो समझाती है। तो केवल लिटिगेशन या कोर्ट का काम नहीं है, इसमें समझा प्री लिटिगेशन भी, अगर दावा डालने से पहले आप वहां जाते हैं कि मैं अभी दावा डालना चाहता हूँ और उससे पहले मैं एक लेटर भेजना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेरा मसला जो है कोर्ट से पहले हल हो जाए। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस हैं। किसी सबका जो प्रोविजन यही है कि जो एक आम आदमी है जिसके पास मीन्स नहीं है, उसको किसी भी तरीके से कानूनी सहायता उसको उपलब्ध कराई जाए, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्य के ऊपर डाली गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और उम्मीद है कि उन्हें इस चीज का जरूर फायदा पहुंचेगा आगे। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।